हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल INT क्लासेस। तो चलिए आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है, सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल्स। तो देखते हैं हमारे कौन कौन से इंसुलेटिंग मटेरियल्स हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो हमारा फर्स्ट है इंसुलेटिंग मटेरियल कौन सा है? फर्स्ट गैसें या साथ में निर्वात वैक्यूम। नंबर सेकेंड है हमारा तरल पदार्थ। थर्ड है हमारा ठोस या सॉलिड। तो हमारे 3 टाइप्स के इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं। अभी हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। नंबर फर्स्ट है हमारा गैस इंसुलेटर। इसको हम देखते हैं गैस इंसुलेटर क्या होते हैं। गैसों का प्रयोग विद्युत इंसुलेटर तथा हीट ट्रांसफॉर्मेशन के तरह किया जाता है। सभी फ्रीऑन गैसें इंसुलेटर का काम करती हैं। सभी फ्रीऑन गैसें किसका काम करती हैं? इंसुलेटर का काम करती हैं। फिर भी इनको आग लगने का खतरा रहता है। गैसों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 4। तो देखते हैं। नंबर फर्स्ट है हमारी सिंपल गैसें। सिंपल गैसें, इस ग्रुप में हवा, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन गैसें आती हैं। इनके हम सिंबल देख लेते हैं। नाइट्रोजन को हम N से डिनोट करते हैं, हाइड्रोजन को H से डिनोट करते हैं एंड हीलियम को HE से डिनोट करते हैं। ये हमारी गैसें हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंड नंबर ऑक्साइड गैसें। ऑक्साइड गैसें क्या होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। इनका फॉर्मूला क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। डाई है तो 2 लगेगा। नेक्स्ट हमारा थर्ड है हमारा इलेक्ट्रोनिगेटिव गैसें। कौन सी गैसें? इलेक्ट्रोनिगेटिव गैसें। तो कौन सी गैस है? सल्फर हेक्सा क्लोराइड। इसका फॉर्मूला ये लिखा हुआ है। नंबर फोर्थ है हमारा हाइड्रोकार्बन गैसें। हाइड्रोकार्बन गैसें कौन कौन सी होती हैं? मीथेन, इथेन, प्रोपेन और फ्रीऑन गैसें। मीथेन को हम कैसे लिखते हैं? CH4 एंड इथेन को C2H6 एंड प्रोपेन को C3H8। ये हमारा हो गया प्रोपेन। अब जो हमारी ये सिंपल गैसें हैं, जिनमें से नंबर फर्स्ट है हमारी एयर। अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि एयर होती क्या है। हवा एक कुदरत की देन है जो कि एक अच्छी इंसुलेटर का काम करती है। हवा क्या है? कुदरत की देन है जो एक अच्छे इंसुलेटर का काम करती है। एग्जाम्पल है हमारा, एग्जाम्पल के तौर पे देख लो। ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन तथा मशीनों में हम जहाँ नहीं भी चाहते वहाँ भी यह इंसुलेटर का काम करती है। ये कम वोल्टेज पर एक अच्छी इंसुलेटर का काम करती है। क्योंकि हवा एक कुदरत की देन है, तो हम जहाँ नहीं भी चाहते वहाँ भी वह इंसुलेटर का काम करती है। और इसमें क्या होता है? एक कम वोल्टेज, बहुत ही कम वोल्टेज में एक हमें गुड इंसुलेटर मिल जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। सेकेंड है हमारा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या होते हैं? चलिए देखते हैं। नाइट्रोजन, हवा के बाद नाइट्रोजन का नंबर आता है। इलेक्ट्रिक उपकरणों के लिए नाइट्रोजन एक अच्छा डाइइलेक्ट्रिक है। एक अच्छा डाइइलेक्ट्रिक है। अब डाइइलेक्ट्रिक क्या होता है बता देती हूँ। डाइइलेक्ट्रिक क्या होता है? उन कुचालक पदार्थों को परावैद्युत कहते हैं जिनके अंदर विद्युत पैदा करने पर वो क्या हो जाते हैं? ध्रुवित हो जाते हैं। परावैद्युत डाइइलेक्ट्रिक को कहते हैं। ठीक है, जिनके अंदर विद्युत पैदा करने पर वे ध्रुवित हो जाते हैं, या जिन्हें विद्युत क्षेत्र पर रखने पर वे ध्रुवित हो जाते हैं, वो पदार्थ क्या होते हैं? डाइइलेक्ट्रिक पदार्थ होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। डाइइलेक्ट्रिक समझ में आ गया आप लोगों को? कई ट्रांसफार्मरों में जहाँ पर ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन कैसे पैदा होता है? हवा से पैदा होता है। वहाँ नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीडेशन से जंग लग जाता है जिससे उसकी लाइफ कम हो जाती है। कई इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर नाइट्रोजन अंडर प्रेशर प्रयोग करते हैं। जो हमारा नाइट्रोजन है वो एक बहुत अच्छा डाइइलेक्ट्रिक है। तो क्या होता है, कई जगह क्या होता है, ट्रांसफार्मर में हवा के कारण जो नमी होती है जिससे कि क्या होता है, ट्रांसफार्मर में जंग लग जाती है। तो जंग ना लगे इसके लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे हवा की जगह हम वहाँ पे नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं, जिसके उसकी लाइफ अच्छी हो जाती है, उसकी लाइफ बढ़ जाती है। तो हमारा क्या है, हवा की कंपेयर में नाइट्रोजन बेटर है। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड नंबर
हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन यह एक बहुत हल्की गैस है जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मशीन को ठंडा करने के लिए प्रयोग की जाती है। किस लिए? ठंडा करने के लिए प्रयोग की जाती है। इससे मशीन की एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है। जो हमारी मशीन की एफिशिएंसी होती है वो क्या होती है? इंक्रीज होती है। बड़े बड़े टर्बो जनरेटर और सिंक्रोनस कंडेंसर आजकल हाइड्रोजन से ही ठंडे किए जाते हैं। मतलब जो हमारे बड़े बड़े जनरेटर होते हैं, टर्बो जनरेटर और सिंक्रोनस कंडेंसर, वो किससे ठंडे किए जाते हैं? हाइड्रोजन गैस से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। अब हमने क्या किया? हमने गैस इंसुलेटर पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट तरल इंसुलेटर यानी कि लिक्विड इंसुलेटर। हवा और गैसों से अच्छी डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ लेने के लिए हम तरल इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं। तरल इंसुलेटर का जो वर्गीकरण है देखते हैं कौन कौन से होते हैं। तो पहला है हमारा मिनरल्स ऑयल। जितने भी मिनरल्स ऑयल होते हैं, पेट्रोलियम ऑयल्स होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? लिक्विड इंसुलेटर। सेकेंड है हमारा असीरल्स। थर्ड है हमारा सिलिकॉन लिक्विड, सिलिकॉन लिक्विड। फोर्थ है हमारा फ्लोरिनेटेड लिक्विड। 5 है हमारा सिंथेटिक हाइड्रोकार्बन लिक्विड। 6 है हमारा ऑर्गेनिक ईस्टर। 7 नंबर है हमारा वेजिटेबल्स ऑयल। जितने भी वेजिटेबल्स ऑयल होते हैं वो भी हमारे किस में आते हैं? लिक्विड इंसुलेटर में आते हैं। अब लिक्विड इंसुलेटर का यूज़ क्या होता है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ये देखते हैं हम। मिनरल्स ऑयल अधिकतर बिजली की मशीनों में इंसुलेशन तथा हीट ट्रांसफॉर्मेशन मीडियम के लिए प्रयोग होते हैं। किस चीज़ के लिए? हीट ट्रांसफ़र मीडियम के लिए प्रयोग होते हैं। ये शुद्ध रूप में डाई इलेक्ट्रिक की तरह भी प्रयोग किए जाते हैं। किस तरह से? डाई इलेक्ट्रिक की तरह भी प्रयोग किए जाते हैं। डीसी में एचटी ऑयल्स, फील्ड केबल्स, कैपेसिटर और ट्रांसफार्मरों में ये बहुत ही उम्दा कार्य करते हैं। उम्दा मीन्स बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं। मीडियम विस्कोसिटी ऑयल्स को सर्किट ब्रेकर तथा स्विच गियर में प्रयोग किया जाता है। अब सर्किट ब्रेकर क्या होता है? सर्किट ब्रेकर भी कई टाइप्स होते हैं। एक तो हमारे घर में यूजुअली सबके घर में लगा होता है, जो होता है एमसीबी, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। आगे देखते हैं। तथा हाई विस्कोसिटी गैस मेजर एंड सॉलिड केबल डीसी कैपेसिटर एंड केबल सीलिंग एंड्स में प्रयोग किए जाते हैं। अब इसके जो प्रॉफिट हैं या लाभ हैं या मेरिट्स हैं वो क्या होते हैं? तरल इंसुलेटिंग मटेरियल का प्रयोग करने से अच्छी इंसुलेशन मिलती है। क्या मिलती है हमें? जब हम लिक्विड इंसुलेटिंग मटेरियल का यूज़ करते हैं तो इससे हमें क्या होती है? बहुत ही अच्छी इंसुलेशन मिलती है, अच्छी डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मिलती है। जो हमारी डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो भी बहुत अच्छी मिलती है। स्थान बचता है, मतलब ज़्यादा एरिया कवर नहीं करता है, सस्ता भी होता है और इसके प्रयोग से कैपेसिटर का साइज़ 30% कम हो जाता है। तो समझ में आ गया? आप लोग इसे बहुत अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो हमने लिक्विड पढ़ लिए, गैस पढ़ लिए, लिक्विड इंसुलेटिंग मटेरियल एंड गैस इंसुलेटिंग मटेरियल पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे ठोस इंसुलेटिंग मटेरियल्स। अब हम देखेंगे कि हमारे ठोस इंसुलेटिंग मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं, यानी कि सॉलिड इंसुलेटिंग मटेरियल्स। तो हमारा फर्स्ट है पेपर एंड प्रेस बोर्ड्स। नंबर सेकंड है हमारा फाइब्रस मटेरियल्स। नंबर थर्ड है हमारा इम्प्रेग्नेटेड कोटिंग फिलिंग मटेरियल्स। नंबर फोर्थ है हमारा रेजिन्स, मतलब पॉलीमर्स। जितने हमारे पॉलीमर्स होते हैं वो भी क्या है? हमारे सॉलिड इंसुलेटिंग मटेरियल्स में आते हैं। नंबर 5 है हमारा जो हमारी नेचुरल एंड सिंथेटिक जितनी भी रबर्स होती हैं वो भी हमारी किस में आती हैं? सॉलिड इंसुलेटिंग मटेरियल्स। जो कि जैसे हमारे घरों में जो केबल्स होती हैं उन पे पीवीसी लगा होता है ऊपर से, जिससे क्या होता है? वो क्या होती है? हमारी सॉलिड इंसुलेटिंग मटेरियल होती है। नंबर 7 है हमारा इनऑर्गेनिक इंसुलेटिंग मटेरियल्स। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ लिया? आज तीनों इंसुलेटिंग मटेरियल पढ़ लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं। अब अगर आप इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपको वायर के बारे में जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं थोड़ा से हम क्या क्या कौन कौन से वायर होते हैं, हम उनका फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो नंबर फर्स्ट है हमारा पीवीसी फ्लेक्सिबल वायर ट्विन इंसुलेटेड।
अब पीवीसी क्या होता है मैं आपको अभी बताऊंगी। नंबर सेकंड है हमारा पीवीसी फ्लेक्सिबल वायर, टू कोर वायर होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। नंबर थर्ड है हमारा पीवीसी फ्लेक्सिबल वायर, थ्री कोर वायर भी हमारा होता है। नंबर फोर्थ है हमारा कॉटन कवर्ड फ्लेक्सिबल वायर, ट्विन ट्विस्टेड। नंबर 5 है हमारा सिल्क कवर्ड फ्लेक्सिबल वायर, ट्विन ट्विस्टेड। नंबर 6 है हमारा कॉटन कवर्ड फ्लेक्सिबल वायर, 2 कोर या 3 कोर। नंबर 7 है हमारा TRS और PVC फ्लेक्सिबल वायर, 3 कोर या 4 कोर। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये PVC हर वायर में लिखा हुआ है PVC फ्लेक्सिबल। तो ये PVC होता क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो PVC का फुल फॉर्म होता है पॉली विनाइल केबल। तो जो हमारी ये पीवीसी केबल्स होती है उनमें क्या होता है, पॉलीविनाइल का ऊपर क्या होता है, आउटर कवरिंग होती है हमारे वायर्स में। तो जो पॉलीविनाइल होता है ये क्या है, एक प्रकार का प्लास्टिक होता है जो कि इंसुलेशन के तौर पर काम करता है हमारे वायर में। तो इस केबल का, जिसमें ये पॉलीविनाइल केबल है जिसमें पॉलीविनाइल लगा होता है, उस केबल का यूज़ हम बाहर नहीं करते हैं क्योंकि वो धूप में गर्म हो जाती है, जिससे क्या होता है इंसुलेशन इसका काफ़ी गर्म हो जाता है। तो इसलिए हम इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, घरों के अंदर एंड फैक्ट्रियों के अंदर करते हैं जहाँ की धूप ना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। अब हम देखते हैं कि केबल क्या होती है। अब हमने यहाँ पे ये केबल दी हुई है PVC 1.5 mm स्क्वायर केबल एल्युमिनियम। जो इसमें वायर है, जो इसके स्ट्रैंड है, ये किस चीज़ के हैं, एल्युमिनियम के हैं। ये कितने mm की है, 1.5। इसका जो डाया है, ये इसे डाया कहते हैं, जब इसका ये डाया जो 1.5 mm स्क्वायर का है। और ये भी किसके है, PVC। इसकी जो ये आउटर कवरिंग हुई है, ये हमारी जो आउटर कवरिंग है वो किसकी है, PVC की, पॉली विनाइल केबल। तो ये हमारी क्या हो गई, 1.5 mm स्क्वायर केबल हो गई। नंबर सेकंड में हम देखते हैं PVC 4 mm स्क्वायर केबल एल्युमिनियम और कैन बी 7 स्ट्रैंड। तो जो इसमें कहना चाह रहा है कि ये जो केबल है इसमें आउटर कवरिंग इसकी PVC की है, इसका जो डाया है वो 4 mm स्क्वायर का है, एंड जो ये डाया होता है वो कितने का है, 4 mm स्क्वायर का है। तो जो हमारी ये केबल्स हैं, वायर इसके अंदर पड़े हैं, इनमें कितने स्ट्रैंड है, 7 स्ट्रैंड। ये केबल कौन सी है, ये हमारी 3 कोर केबल है। अब ये हमारी और मोटी केबल है, इसलिए इसका डाया कितना है, 10 mm स्क्वायर केबल। और ये हमारी इसके स्ट्रैंड पे एल्युमिनियम के हैं, इसमें भी PVC कोटिंग की गई है, मीन्स ऊपर हमारा PVC रबड़ है। तो ये कितने की केबल है, इसका डाया कितना है, 10 mm स्क्वायर। और ये 7 स्ट्रैंड इसमें भी हैं, तो हमारी हो गई 10 mm स्क्वायर। ये मोटी केबल है तो इसका डाटा 10 mm स्क्वायर है डाया। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा PVC 2 कोर केबल विद कलर्स रेड एंड ब्लैक। अभी देखिए ऊपर वाले केबल में क्या था, कलर डिफाइन नहीं किए गए थे, कौन कौन से कलर। यहाँ पे ये बता रहा है कि इसमें कलर है वो भी रेड एंड ब्लैक। वैसे तो सभी वायर में कलर कोटिंग होती है ताकि हम वायर को पहचान सकें कौन सा वायर कहाँ लगना है। तो यहाँ पे ये डिफाइन कर रहा है रेड एंड ब्लैक। तो PVC 2 कोर वायर, ये जो हमारी केबल है इसमें जो आउटर कवरिंग है तो वो क्या है, PVC है, इसमें भी PVC लगा हुआ है। ये वायर जो केबल है कितने कोर की है, 2 कोर, 1 कोर एंड 2nd कोर। ये हमारे 2 कोर की केबल है विद कलर्स, मतलब इसमें कलर्स भी हैं डिफाइन किए जा रहे हैं केबल के। ये देखिए 2 कोर है, इसमें इसका केबल का डाया नहीं बताया गया कि कितना डाया है। एंड ये हमारा क्या है, रेड एंड ब्लैक 2 वायर दिए गए हैं। थर्ड है हमारा, नेक्स्ट है हमारा, ये हमारा क्या है, 3 फेज 4 कोर केबल विथ कलर्स रेड, येलो, ब्लू एंड ब्लैक। अब हमारी ये केबल कौन सी है, 3 फेज केबल है। ये कितनी है, इसमें 4 कोर हैं। इसमें देखिए 1 2 3 एंड 4। इसमें कलर भी डिफाइन किए गए हैं। तो ये हमारी रेड केबल हो गई, ये येलो, ये ब्लू एंड ये ब्लैक।
ये हमारी 4 कोर केबल है, इसमें 4 वायर आ रहे हैं, तो 1 2 3 एंड 4 केबल यहाँ पे देखिए दिखाया गया है कि 4 कोर की केबल है, यानी कि इसके अंदर 4 वायर है एंड इसके ऊपर पीवीसी की कोटिंग नहीं डिफाइन की जा रही, बट सभी में पीवीसी लगा होता है। तो हमने इतने टाइप्स की केबल पढ़ ली। आगे मैं आपको और भी बताऊंगी, और भी कई टाइप के वायर होते हैं हमारे, जिनके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। सबसे अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब यहाँ पे हम देखेंगे विद्युत सर्किट क्या है, यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है। ओपन, शॉर्ट तथा क्लोज सर्किट किसे कहते हैं। जो हमारा ओपन सर्किट होता है, शॉर्ट एंड क्लोज सर्किट किसे कहते हैं, तो देख लेते हैं हम। जब बैटरी या जनरेटर के पॉजिटिव तार से करंट निकलकर रेजिस्टेंस से होता हुआ निगेटिव तार के द्वारा वापस बैटरी या जनरेटर में पहुंचे तो उसे सर्किट कहते हैं। अर्थात जब सप्लाई की पॉजिटिव तार और निगेटिव तार के बीच कोई रेजिस्टेंस जैसे लैंप, हीटर, प्रेस आदि है तो उसे करंट चले या ना चले वह एक सर्किट कहलाता है। मतलब सप्लाई दी जा रही है, उसमें बीच में यानी कि हमारे बोर्ड में सप्लाई आ रही है और उसमें कोई भी प्रेस, लैंप, हीटर कुछ भी लगा है, उसमें से करंट चले या ना चले मीन्स वो ऑन है या नहीं ऑन है, लेकिन वह एक सर्किट कहलाता है, क्योंकि वो एक सर्किट क्लोज होता है, सर्किट पूरा बनता है। इसलिए सर्किट कितने प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट हमारे सर्किट 3 टाइप्स के होते हैं। तो हम पहले देखते हैं ओपन सर्किट। ओपन सर्किट क्या है। ओपन सर्किट, जब स्विच ऑन नहीं है तो सर्किट ओपन रहता है, यानी कि जब हमारा स्विच क्लोज है तो वो सर्किट ओपन रहता है। अब देखिए इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये डायग्राम हमारा है ओपन सर्किट का। यहाँ पे क्या है, हमारा स्विच ऑन नहीं है, इसलिए ये सर्किट यहाँ से ओपन है। अगर स्विच ऑन होता तो ये क्लोज सर्किट हो जाता, तो इसलिए क्या है, ये हमारा ओपन सर्किट है क्योंकि स्विच ऑन नहीं है। तो देखते हैं नेक्स्ट। सेकेंड है हमारा क्लोज सर्किट। स्विच ऑन होता है और नॉर्मल करंट चलती है तो वह सर्किट क्लोज होता है। इसका डायग्राम देख लेते हैं क्लोज सर्किट का। तो ये हमारा हो गया क्लोज सर्किट। कौन सा सर्किट हो गया हमारा, क्लोज सर्किट। तो इसमें क्या है कि जब स्विच ऑन होता है, जब स्विच हमारा ये हम ऑन कर देंगे तो क्या होगा, करंट यहाँ से फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी तो ये हमारा सर्किट हो जाएगा क्लोज। अभी तक ये ओपन सर्किट का, अब ये सर्किट जब हमने स्विच ऑन किया तो ये सर्किट हो गया हमारा क्लोज। तो हम इसे क्या कहेंगे, क्लोज सर्किट, जिससे कि हमारी करंट फ्लो होने लगी, हमें जिस अप्लायंसेस में चाहिए वहाँ तक पहुँचने लगी। नेक्स्ट हम देखते हैं। समझ में आ गया, आप लोग ये नोट कर लीजिएगा एंड डायग्राम भी बना लीजिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है एंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। अब हम देखते हैं कि शॉर्ट सर्किट क्या होता है। थर्ड है, हमने ओपन पढ़ लिया, क्लोज पढ़ लिया, अब हम शॉर्ट सर्किट पढ़ेंगे। विद्युत करंट सदा छोटे से छोटा रास्ता लेती है। इस प्रकार जब तार बिंदुओं ए और बी के बीच मिल जाए तो करंट का रास्ता क्या हो जाता है, छोटा और सीधा हो जाता है। जब दो करंट, हम कोई भी करंट का रास्ता है या फिर कोई भी सर्किट है, उसमें वायर को किसी स्विच से ना ले जाके हम डायरेक्ट अप्लायंसेस में शॉर्ट कर देंगे आपस में, तो क्या हो जाएगा, करंट का रास्ता तो छोटा और सीधा हो जाएगा। इसे शॉर्ट सर्किट कहते हैं। ऐसे सर्किट में नॉर्मल करंट से कई गुना अधिक करंट लगती है, क्योंकि इससे क्या होता है, लीकेज करंट बढ़ जाती है। जब हम सर्किट को आपस में शॉर्ट करते हैं उससे क्या होता है, हमारे लीकेज करंट बढ़ जाती है, जिससे करंट ज़्यादा लगती है। तो इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो हमारा ये डायग्राम हो गया शॉर्ट सर्किट का। तो यहाँ पे क्या किया, हम स्विच बोर्ड से ना ले जाकर हमने क्या किया, डायरेक्ट हमने आपस में वायर को शॉर्ट कर दिया, जिससे क्या हो गया, हम यहाँ से करंट ना ले जाके हम क्या कर रहे हैं, ए और बी बिंदु को आपस में मिला दे रहे हैं। तो इससे क्या होता है, छोटा रास्ता तो हो जाता है और टाइम भी कम लगता है, लेकिन क्या होता है, इससे हमारी जो लीकेज करंट होती है वो ज़्यादा होने लगती है, इससे हमारे करंट का लॉस होता है। ठीक है, ये हमारा है शॉर्ट। पढ़ेंगे नापने की इकाइयाँ यानी कि मेजरमेंट्स यूनिट। तो कौन कौन सी है मेजरमेंट यूनिट। सबसे पहले हमारा आता है करंट। किसी भी तार में इलेक्ट्रॉन के चलने को करंट कहते हैं। इसको नापने की इकाई क्या होती है, एम्पियर, एम्पियर मीटर। यानी कि जब किसी चालक में इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान में मूव होने लगते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक चार्ज उत्पन्न होता है, और इसी इलेक्ट्रिक चार्ज को
एक निश्चित समय में बहाव की मात्रा को क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। करंट को हम एम्पियर मीटर से नापते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हमने करंट पढ़ लिया, अब एम्पियर क्या होता है, सेकेंड है हमारा एम्पियर, मापने की ये भी इकाई है। यह वह स्थिर करंट है जो यदि किसी दो समांतर पड़े कंडक्टर जिनकी लंबाई असीमित हो, मोटाई 0 के बराबर हो और वे एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर वायु रहित स्थान पर पड़े हों में दी जाए तो उन दोनों के बीच 2 × 7 के पावर 10 न्यूटन प्रति मीटर लंबाई का बल पैदा होता है। कितने मीटर का, 2 × 10 के पावर 7 न्यूटन प्रति मीटर का बल पैदा होता है। तो एम्पियर, एक मिनट, तो हमारा एम्पियर एसआई मूल इकाई है, जैसे कौन कौन सी हैं, जैसे मीटर की मीटर, जैसे कि मीटर एंड ये सब हमने पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं रेजिस्टेंस। हमने एम्पियर भी पढ़ लिया, इसकी एसआई मूल इकाई भी हैं, जैसे कि ये मीटर, केल्विन, सेकेंड, मोल, कैंडिला एंड किलोग्राम, ये सब क्या हो गई, एसआई मूल इकाई हैं। अब हम रेजिस्टेंस पढ़ते हैं, थर्ड नंबर रेजिस्टेंस पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं रेजिस्टेंस। यह किसी पदार्थ का वह गुण है जो पदार्थ के अंदर से करंट को निकालने नहीं देता, जो करंट है उसको निकलने नहीं देता, करंट चलने में बाधा डालता है। इसको आर से डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं। इसको नापने की इकाई क्या होती है, ओम। ओम का सिंबल ये है, ठीक है। तो हमारा रेजिस्टेंस क्या होता है, जब कहीं पे करंट फ्लो हो रही होती है, उसको क्या, उसमें रुकावट पैदा करना या उसको फ्लो ना होने देना रेजिस्टेंस का काम होता है, ठीक है। तो कुछ हमारे ऐसे भी डिवाइसेस होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में इस रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, प्रिसाइजली कंट्रोल भी करते हैं। ऐसे डिवाइस को क्या कहते हैं, रजिस्टर कहा जाता है, ठीक है। जो रजिस्टर को कंट्रोल करे रेजिस्टेंस को, उसको क्या कहते हैं, रजिस्टर कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ओम। ओम क्या है, यह उस सर्किट का रेजिस्टेंस है जिसके अंदर जब 1 वोल्ट की पीटी दी जाती है तो 1 एम्पियर का करंट बहता है। इसका बड़ा यूनिट मेगा ओम है जो 10 के पावर 6 ओम के बराबर होता है। इसका बड़ा यूनिट क्या है, मेगा ओम है, एंड इसका जो 10 के पावर 6 ओम के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 10 के पावर 6 ओम। और छोटा यूनिट क्या होता है, माइक्रो ओम, जो कि 10 के पावर -6 ओम के बराबर होता है, ठीक है। तो ओम समझ में आ गई, उस सर्किट का रेजिस्टेंस है जिसके अंदर हम जब 1 वोल्ट की पीटी देते हैं तो क्या होता है, 1 एम्पियर का ही करंट फ्लो होता है। इसका जो यूनिट, बड़ा यूनिट है वो 10 के पावर 6 मेगा ओम के बराबर होता है। छोटा यूनिट कितने, 10 के पावर -6 ओम के बराबर होता है, ठीक है। ओम्स लॉ तो आप सबने पढ़ा होगा। ओम्स लॉ के अनुसार यदि ताप आदि भौतिक अवस्थाएं नियत रखी जाए तो किसी प्रतिरोध या अन्य ओमी युक्त के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसे क्या कहते हैं, प्रवाहित होता है, धारा के समानुपाती होता है, उसे क्या कहते हैं, ओम्स लॉ कहते हैं। खैर अभी यहाँ पे हम ओम्स लॉ नहीं पढ़ रहे हैं तो हम उसको बाद में बताएंगे। तो अभी ओम आप लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं हम वोल्ट। वोल्ट क्या होता है हमारा, यह वह वोल्टेज है यदि इसी सर्किट में जिसका रेजिस्टेंस 1 ओम हो तो 1 एम्पियर की करंट चलेगी। यदि कोई सर्किट है हमारा जिसका रेजिस्टेंस कितने ओम है, 1 ओम है, तो 1 एम्पियर की ही करंट चलेगी। यह वोल्टेज ईएमएफ पीडी की इकाई है। किसकी, ईएमएफ पीडी की इकाई है। अब हम पढ़ते हैं कि वोल्टेज क्या होता है। वोल्टेज क्या है, वोल्टेज एक इलेक्ट्रिक बल है, मतलब जो हमारा वोल्टेज है वो क्या है, वो एक इलेक्ट्रिक बल है
जिसके कारण किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य प्रवाहित धारा होती है, अर्थात जब दो बिंदुओं के मध्य पोटेंशियल अंतर होता है तो वोल्टेज एक बल लगाता है, जिससे कारण आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर गति करता है, जिसके कारण परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, तो चलिए आज हमने वोल्टेज पढ़ा, ओम्स लॉ और बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, तो आप सबको रिवाइज करना है ये सब चीज़ें। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।